हेलो एवरीवन। आज है 10 जून और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10 जून से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देख रखा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया जम्मू कश्मीर में। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज का नाम बदल करके रखा गया है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। रिसेंटली इसराइल ने दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियार से मारने वाला ये पहला देश बना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 अस्थायी देशों को चुना गया है। माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी एनवीडिया और राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप नियुक्त किया गया यशस्वी सोलंकी को। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिवा लॉन्च किया है। वर्ल्ड फूड डे 7 जून को मनाया गया। रिसेंटली ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना की तमिलनाडु ने। जाति गणना के साथ 2 चरणों वाली जो डिजिटल जनगणना है ये शुरू की जाएगी 2027 तक, आने वाले 2 वर्षों में। सभी क्वेश्चंस हमने देखे थे कल की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है किस आईआईटी ने अधिक रक्त थक्के बनने से रोकने वाला नैनोजाइम विकसित किया है। रिसेंटली ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के वैज्ञानिकों के द्वारा ये विकसित कर लिया गया है। यह नैनोजाइम कृत्रिम धातु आधारित है और पीटीई यानी कि फुफ्फुसीस थ्रोम्बोलिज्म जैसी स्थितियों में असामान्य रक्त थक्के को रोकने में मदद कर सकता है। अब यहां पर जो टर्म लिखा हुआ है पीटीई, इसका क्या मतलब हुआ? तो फुसफुस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म आप इसे कह सकते हैं, एक ऐसी स्थिति जिसमें कि फेफड़ों में थक्का घूम करके रक्त वाहिकाओं को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। अब ब्लॉक कर देता है जिससे कि सांस लेने में तकलीफ होती है, सीने में दर्द होता है और इसके कई गंभीर लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है रक्त का थक्का बनना। अच्छा, एक चीज आपने सुनी होगी कि रक्त का थक्का न बनने पर कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया रोग होता है। भाई सामान्य सी बात है कि यदि किसी व्यक्ति को चोट लग गई है, चोट लगने पर खून बहेगा। अब खून कंटिन्यूटी बहते रहेगा, खून का थक्का जमेगा ही नहीं तो उस व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है। तो ये हीमोफीलिया रोग क्या होती है? रक्त का थक्का ना बनने पर यह रोग होता है, जो कि एक जेनेटिक रोग आप इसे कह सकते हैं। यहां पर यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो देश का पहला कृत्रिम हृदय या आर्टिफिशियल हार्ट जिसने विकसित किया, ये आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया था। आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी जो कि यूएई की कैपिटल है, यहां भारत के बाहर अपना पहला ब्रांच ओपन किया। जबकि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में लगातार टॉप पर है आईआईटी बॉम्बे, जो कि तंजानिया जंजीबार में देश के बाहर पहला ब्रांच ओपन करी है। आईआईटीज के करंट अफेयर का यदि हम रिवीजन करें तो ब्रेस्ट कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया। डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटेड मशीन का अनावरण किया। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्टेड ट्रैक तैयार हुआ है, आईआईटी मद्रास कैंपस में बना है। लंबाई 410 मीटर है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में आईआईटी मद्रास टॉप पर है, इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर दूसरे स्थान पर है। अभी हाइपरलूप प्रतियोगिता जो कि एशिया की पहली ऐसी प्रतियोगिता थी, फरवरी के महीने में आईआईटी मद्रास ने होस्ट करी। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम में ट्रेनिंग देने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल की शुरुआत की। स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। सवाल दूसरा है, भारत ये किस देश के साथ मिलकर के आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो भारत के साथ साथ श्रीलंका जो है ये आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहे हैं। देखिए लास्ट टाइम जो आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप था, आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप ये हुआ था 2022 में, है ना। अब इसे जिस कंट्री ने होस्ट किया था ये कंट्री थी न्यूजीलैंड। अब इसमें जो विजेता थी ये थी ऑस्ट्रेलिया। सेम पुरुषों का यदि रिलेट करेंगे तो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में। इसे होस्ट करने वाली कंट्री पूछा जाए तो भारत ने होस्ट किया था और इसमें विजेता भारत को हरा करके ऑस्ट्रेलिया रही थी। भाई पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए। तो मेल और फीमेल कैटेगरी में जो आईसीसी वर्ल्ड कप की विजेता थी ये दोनों ऑस्ट्रेलिया रही थी। अब जो नेक्स्ट एडिशन होने जाने वाला है ये महिलाओं की मैं बात कर रही हूं, तो ये भारत के साथ साथ श्रीलंका होस्ट करेगा। जबकि पुरुषों की यदि बात की जाए तो अफ्रीकी कंट्री जैसे कि साउथ अफ्रीका हो गई, साउथ अफ्रीका के अलावा इसमें नामीबिया हो गई और नामीबिया के अलावा जिम्बाब्वे हो गया। यहां पर ये खेला जाएगा पुरुषों का 2027 में। आईसीसी का फॉर्मेशन ईयर 1909, दुबई यूएई में हेडक्वार्टर है। जय शाह अध्यक्ष हैं।
चैंपियंस ट्रॉफी रिसेंटली भारत ने जीती। लास्ट ईयर का T20 वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता था, जबकि महिलाओं का जीता था न्यूजीलैंड ने। चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल सॉन्ग जीतो बाजी खेल के रहा। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता। हॉल ऑफ फेम में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एल्डूजी हैं। आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख सुमित धर्मवर्धने बने। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया को 50 करोड़ देकर के सम्मानित किया। सौरव गांगुली ये वापस से आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 से 25 के विजेताओं के लिए आईसीसी के द्वारा $3.6 मिलियन की इनामी राशि तय की गई। सवाल तीसरा है, प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को किस देश के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी जाएगी? तो ये इंग्लैंड के द्वारा सम्मानित किए जाने हैं। ब्रिटेन की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉल कप्तान जो डेविड बेकहम थे, ये 2 दशकों से संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के राजदूत रहे। इन्हें अगले सप्ताह राजा चार्ल्स तृतीय की सम्मान सूची में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाना है। ऐसे कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स पर यदि हम नजर डालें तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड जग्गी वासुदेव ने जीता। फ्रेंड डॉरिंगटन सेंट मास्टर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक। सरस्वती सम्मान भद्रेश दास। ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद शुक्ल। एबल पुरस्कार मसाकी कासीवारा। लोकप्रिय नागरिकता उत्कृष्टता अवार्ड संघ मित्र ताई गायकवाड़। गोल्ड मरकरी अवार्ड दलाई लामा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्रोशिल। संगीता कलानिधि सम्मान आर.के. रामकुमार। प्रिजर पुरस्कार लियू जियाकुन। प्रवासी भारतीय सम्मान डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। सिंगापुर का ऑनररी सिटीजन अवार्ड तरुण दास। उगादी पुरस्कार मायना स्वामी। और लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला। कोविड-19 के दौरान किए गए परोपकारी कार्यों के लिए सोनू सूद को सम्मानित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 जीता मारी एंगला हंगरिया ने, जो कि ब्राजील से संबंधित है। सवाल चौथा है, हाल ही में किसे टीसीएल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। अग्रणी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है टीसीएल। इसने ऑफिशियली भारतीय क्रिकेटर आइकन रोहित शर्मा को लगातार दूसरे वर्ष अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए समझौता किया है। तंबाकू नियंत्रण रोकथाम के लिए एम्बेसडर पीवी सिंधु बनी थी। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। शुभमन गिल ओकले आईवीआर ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। यहाँ पर रिविजन यदि हम करें तो कोरिया टूरिज्म ने हीना खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कर्नाटक वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले को बनाया गया। यूरेका फोर्ब्स के श्रद्धा कपूर। फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। स्केचर्स के जसप्रीत बुमराह। एमआरएफ के शुभमन गिल। फिक्की फ्रेम्स के आयुष्मान खुराना। खो खो वर्ल्ड कप के टाइगर श्रॉफ सलमान खान। शिखर धवन मोटोजीपी के यानी कि भारत में मोटोजीपी के। शाहरुख खान मुठ्ठुत 55 ग्रुप के। ऋषभ पंत गोवाई बीबो के। विकी कौशल टाटा मोटर्स के। शनेल के अनन्या पांडे। ड्रीम टेक्नोलॉजी की कृति सेनन। कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के तमन्ना भाटिया। इंटरनेशनल बास्केट एसोसिएशन के मियाओलिजी और वोग आईवेयर के ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कपूर बने। तो एक क्वेश्चन से हमने कितने ब्रांड एम्बेसडर याद रख लिए? 17 और 4 ऑप्शन से देखें तो 21 ब्रांड एम्बेसडर एक ही क्वेश्चन से हमने याद रख लिए। कहने के लिए हम 10 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, लेकिन हर दिन आपके मोर देन 100 फैक्ट्स कवर हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। सवाल 5वां है, पीयूष चावला ने हाल ही में संन्यास लिया, किस खेल से संबंधित रहे? तो ये क्रिकेट से संबंधित रहे हैं। ये एक प्रसिद्ध भारतीय लेग स्पिनर, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से यानी कि टेस्ट से, T20 से, ओडीआई से, इन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है। फुटबॉल से लास्ट ईयर रिटायरमेंट ले लिया था सुनील छेत्री ने, लेकिन इन्होंने अपने रिटायरमेंट का फैसला वापस लिया है। बैडमिंटन से यदि रिलेट करेंगे तो 2 प्रमुख खिलाड़ी हैं, सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी। इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। और टेनिस से यदि रिलेट करेंगे तो लिएंडर पेस, विजय अमृतराज, ये इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल पहले भारतीय बन गए हैं। सवाल 6वां है, आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस पाने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी? ऑप्शन में फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, अमेजॉन है, जिसमें कि जो फ्लिपकार्ट है ये ऐसी पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी है जिसे कि आरबीआई से नेशनल नहीं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस मिल चुका है। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इसका क्या मतलब हुआ है? इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है ना, इसके पास बैंक की तरह पूरी तरीके से तो बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। मतलब इसका मतलब ये है कि वे डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं करते और
चेक जारी नहीं कर सकते, मतलब जो हक बैंक के पास होता है ये इनके पास नहीं होता। हालांकि इसमें क्या होता है कि कुछ ये वित्तीय सेवाएं प्रदान कर देती है, जैसे कि लोन की, इन्वेस्टमेंट जैसी सेवाएं ये प्रदान कर देती है, लेकिन बैंक के जैसे होता है ना बचत खाता या चेक बुक, ये नहीं चलाती। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस मिल चुका है फ्लिपकार्ट को, जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी सचिन बिंसल और बिन्नी बिंसल के द्वारा। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वॉलमार्ट है, बैंगलोर में हेडक्वार्टर है। कल्याण कृष्णमूर्ति इसके सीईओ हैं। ऑप्शन में सभी तो आप देख पा रहे हैं ई कॉमर्स कंपनी, इसमें कि अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी, जिसके सीईओ एंडी जैसी हैं, मालिक है जेफ बेजोस। इसने अपनी एक स्पेस कंपनी भी लॉन्च कर दी है, ब्लू ऑरिजन। सवाल नंबर 7वां है, फ्रेंच ओपन में टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता? तो ये जीत लिया है अमेरिका की कोको गॉफ ने। तो कोको गॉफ ने विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी, जो कि बेलारूस की अरियाना सबालेंका है, इन्हें 6-4, 6-2, 6-4 से हरा करके वुमेन सिंगल का टाइटल जीता। जबकि यदि मैं पुरुषों की कैटेगरी की बात करूं तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। किसे हरा करके? इटली की जेनिक सिनर को हरा करके। मैं फिर से रिवीजन करवा दूं आप लोगों को कि साल भर में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर यूएस ओपन, अभी फ्रेंच ओपन हुआ है। तो ये जो चारों टूर्नामेंट है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। इसमें 5 कैटेगरी में विजेता चुने जाते हैं, महिला एकल, पुरुष एकल, यानी कि मेन सिंगल और वुमेन सिंगल। यही सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी आप कह सकते हैं। एक एक कैटेगरी ये हो गई, फिर इसमें वुमेन्स डबल, महिला युगल और पुरुष युगल, 2 कैटेगरी ये हो गई। कितने हो गए? 4। इसमें एक 5वीं कैटेगरी होती है मिक्स डबल की। 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरी यहां से हमने डिस्कस कर ली और यही से एग्जाम में क्वेश्चंस आपके बनते हैं। यदि यहां से मैं अदर ऑप्शन की बात करूं, अरियाना सबालेंका, जैसे कि मैंने बताया, ये बेलारूस से बिलोंग करती हैं। सेरेना विलियमसन संन्यास ले चुकी, अमेरिका से बिलोंग करती हैं। कोको गॉफ भी अमेरिका से। ईगा स्विटेक पोलैंड की खिलाड़ी हो जाएंगी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, रोहिणी ग्राम पंचायत किस राज्य में है जिसने ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? तो ये महाराष्ट्र का गांव है, धुले जिले का। इसने राष्ट्रीय गवर्नेंस 2025 का या इस कैटेगरी में स्वर्ण पुरस्कार जीता है। जबकि ओडिशा के क्योझर जिले में जो सुआकाटी ग्राम पंचायत है, इसे जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यदि मैं बात करूं महाराष्ट्र की, राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। नेशनल पार्क में संजय गांधी नवेगांव पेच है। नेशनल पार्क में पेच मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है। मोस्टली हिस्सा मध्य प्रदेश में है। पिंक ई रिक्शा पहल की शुरुआत यहाँ की गई। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन देने वाला ये राज्य है। नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय बनेगा। वधावन पोर्ट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन यहाँ किया। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य है। एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य। पुणे में इस साल का आर्मी डे परेड आयोजित की गई। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी भी यहीं बनेगी। महाराष्ट्र का मन्याचीवाड़ी गांव जो है, ये सोलर एनर्जी से चलने वाला महाराष्ट्र का पहला गांव है। जबकि हाल फिलहाल के करंट अफेयर में हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश का जो राजा खास गांव है कांगड़ा जिले में, ये हिमाचल का पहला सौर मॉडल गांव बना। जबकि गुजरात से रिलेट करेंगे तो गुजरात के मेहसाणा जिले का मोंडेरा गांव 24/7 सोलर एनर्जी से चलने वाला गांव है। क्लोट रायन ये किस देश से संबंधित है जिन्हें आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ वुमेन कैटेगरी में चुना गया? तो ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं। आईसीसी हर महीने बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले क्रिकेटरों की लिस्ट जारी करता है, मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में। तो महिलाओं की कैटेगरी में ये जीता है क्लोट रायन ने, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती है। जबकि यही अवार्ड मेल कैटेगरी में यूएई के मोहम्मद वसीम के नाम रहा। यहाँ पर आईसीसी का डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए इसे रिपीट नहीं करेंगे और आगे चलेंगे। किसने हाल ही में आयोजित नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब जीता? तो ये खिताब रहा है मैग्नस कार्लसन के नाम। ऑप्शन सी राइट आंसर है। शतरंज में नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर और दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने स्टावेंजर में अपना 7वां नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट खिताब जीता। महिलाओं की कैटेगरी में यही अवार्ड यूक्रेन की अन्ना मुजीचुक के नाम रहा। चीन की लेई चिंगते दूसरे और भारत की कोनेरू हम्पी, याद रखिए, ये तीसरे स्थान पर है। भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर रह चुकी कोनेरू हम्पी इसमें तीसरे स्थान पर रही। आर प्रज्ञानंद टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब डी गुकेश को हरा करके जीता था। और ये जो डी गुकेश है 18 वर्ष की उम्र में शतरंज चैंपियन बने थे। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। सवाल 11वां है,
पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो रिसेंटली आयुष निवेश साथी पोर्टल है जो कि ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत सरकार की नई दिल्ली में वाणिज्य भवन में आयुष हितधारक और उद्योग संपर्क बैठक के दौरान ये जो पोर्टल है जिसका नाम मैं आपको बता रही हूं आयुष निवेश सारथी, ये लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य भारत की पारंपरिक कल्याण प्रणालियों को एक मजबूत और आर्थिक क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देना। आयुष की फुल फॉर्म बनती है आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिंध एंड होम्योपैथी। आगे यदि हम चलें, दिल्ली में आयोजित चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की है? तो ये मेजबानी विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा रिसेंटली की गई है जून 2025 में। इसका ये चौथा एडिशन रहा। सेंट्रल एशियाई कंट्री का मैप ही मैंने ऐड कर दिया जिसमें कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से स्तान कही जाने वाली 2 कंट्री छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, है ना, बाकी ऐड कर लीजिए। भारत ने दिसंबर 2021 में इसके तीसरे एडिशन की मेजबानी की थी। ये जो 5 सेंट्रल एशियाई कंट्री हैं, इसके नाम मैंने मेंशन कर ही दिए हैं। तो इन देशों के विदेश मंत्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। निर्मला सीतारमन ये जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करती हैं, वित्त मंत्रालय संभाल रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने नई दिल्ली से एक पेड़ मां के नाम अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की है, शिक्षा मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी ये तो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, नीति आयोग की अध्यक्षता करते हैं। मैंने कल आपसे पूछा था भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां स्थापित किया जाएगा? आंसर था न्यू रायपुर। आज का सवाल है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? आप पहला भी बताएंगे। तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।